Hello friends, I am Dr. Dishant and in my series of lecture, I am talking about human system. So today we discuss about excretory system part 3. तो continue करते हैं. अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो है मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, जिसको आप ये भी बोल सकते हो कि यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन और यूरिन फॉर्मेशन के मेनली 3 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्टर होता है. सेकेंड वन इज रीअब्जॉर्प्शन, जो इसेंशियल मॉलिक्यूल्स और पार्ट्स होते हैं ब्लड के वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं. देन थर्ड स्टेप होता है सिक्रीशन, जिसके अंदर जो भी बॉडी की हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या बॉडी में रिक्वायर्ड नहीं होते उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट किया जाता है. तो उस प्रोसेस में सिक्रीशन यूज आता है. वन बाय वन इन सबको देखेंगे. नेक्स्ट है, सबसे पहला अपन ले रहे हैं फिल्ट्रेशन. भाई फिल्ट्रेशन क्या होता है? लिखा है The basic filtration unit in the kidney is a cluster of very thin walled blood capillaries. ये glomerulus अपन आगे आएगा ये. The waste material along with blood is brought to the kidney by the renal artery. Yes. Next लिखा है blood is filtered out from the blood capillaries. लिख भी दिया इसको, glomerulus into the common capsule. This glomerular filtrate is deproteinized plasma containing micromolecules like glucose, amino acids, salt, large amount of water. ठीक है. तो ये फिल्ट्रेशन में क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो रीनल आर्टरी है वो जो ब्लड किडनी को लाती है तो वो ब्लड जो है आगे ग्लोमेरुलस में जाता है और वहाँ जाकर के वो फिल्टर होता है. ठीक है. तो जो ब्लड फिल्टर होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेट. दोनों दोनों में से कोई भी आप कह सकते हो. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी बोल सकते हो और फिल्ट्रेट भी बोल सकते हो. शॉर्ट में इसको जीएफ बोलते हैं. जीएफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है. अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता क्या है? डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा पार्ट, जिसके अंदर ग्लूकोज भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, सॉल्ट भी होता है, वाटर भी होता है और भी सब्सटेंस होते हैं ब्लड के. ठीक है. तो कुछ एग्जाम्पल इसमें बताएं. क्लियर. अब देखते हैं फिल्ट्रेशन कैसे होता है. तो इस डायग्राम की हेल्प से अपन नेट फिल्ट्रेशन कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूँ. देखो मैंने ये बताया था कि ये जो है, ठीक है, ये एफरेंट आर्टरी है, आर्टीरियोल है, सॉरी, एफरेंट आर्टीरियोल. ठीक है. और यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड फ्लो करके आएगा. कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलर टफ्ट में जाएगा. देन उसके बाद में यहाँ से ब्लड वापस निकलेगा, है ना, एरो से इंडिकेट भी किया है. तो उसको अपन बोलते हैं ई फ्रंट आर्टीरियो. जहाँ से ब्लड एग्जिट करता है उसको बोलते हैं ई फ्रंट. ये हो गया ई फ्रंट आर्टीरियो. और मैंने ये बताया था कि जो ए फ्रंट आर्टीरियोल होता है, इधर मैं थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ, का डायमीटर ज़्यादा होता है इस तरीके से, और ई फ्रंट का डायमीटर क्या होता है? कम होता है. तो यहाँ पे डायमीटर ज़्यादा और यहाँ पे कम. का रीज़न अब मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. क्लियर. ये ए फ्रंट है और ये ई फ्रंट, ये अपना ग्लोमेरुलस. ठीक है. तो यहाँ पे देखो ब्लड आ रहा है और ब्लड आता है तो क्या होता है? ब्लड के आने से, ब्लड के आने से, क्योंकि ब्लड एक क्या फ्लूइड है, और फ्लूइड जो होता है वो फ्लूइड खुद अपने मॉलिक्यूल की वजह से एक प्रेशर फील करता है. यानी उसके अंदर एक प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. क्लियर. तो ग्लोमेरुलस के अंदर जो ये ब्लड आया है जो कि फ्लूइड नेचर का है, इसलिए इसकी खुद की वजह से एक प्रेशर लगेगा जिसको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. शॉर्ट में इसको बोलते हैं जीएचपी. जीएचपी. ठीक है. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? नीचे की तरफ होगी. नीचे की तरफ, ये मैंने एरो से इंडिकेट कर रखा है. ये ग्रेविटी की, जो ग्रेविटी होती है उसके उस तरफ होगी. ठीक है ना, फ्लूइड. तो नीचे की तरफ होगी.
और उसका जो प्रेशर मेजर किया साइंटिस्ट ने तो पता चला वो कितना होता है 70 mm ऑफ एच जी, 70 mm ऑफ एच जी। तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है उसका वैल्यू है 70 mm ऑफ एच जी। क्लियर? अब ये ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बनता कैसा है देखो, अब यहाँ पे आपको पता करना है ये जो एफरेंट आर्टीरियोल है इसका डायमीटर क्या है, बड़ा है, तो यहाँ से ब्लड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ब्लड ज़्यादा आएगा, और ब्लड ज़्यादा आएगा तो वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है, मतलब जो ये ग्लोमेरुलस वाला एरिया है ना कैपिलरी वाला, वहाँ पे इकट्ठा ज़्यादा होगा। और जो ईफ्रेंट वाला एरिया है, ईफ्रेंट वाला एरिया, वहाँ का डायमीटर क्या है, छोटा है, कम है, ठीक है, तो वहाँ से ब्लड जो है वो कम निकलेगा। तो ब्लड ग्लोमेरुलर टफ्ट में आ ज़्यादा रहा है क्योंकि एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, लेकिन निकल कम रहा है क्योंकि ईफ्रेंट आर्टीरियोल का डायमीटर कम है, जिसकी वजह से एक प्रेशर कंडीशन कहाँ जनरेट हो जाती है, ये जो टफ्ट बना हुआ है ना कैपिलरीज का ग्लोमेरुलस वाले एरिया में, वहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बन जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे ये जो ब्लड वेसल के डायमीटर होते हैं वो वेरी करते हैं। क्लियर? तो एक प्रेशर तो अपने को पता चल गया, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के अंदर क्या होंगे, कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे प्रोटीन हो गया या अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो उन कोलॉइडल पार्टिकल जो होंगे वो क्या करेंगे, ब्लड के फिल्ट्रेशन को अपोज करेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उनका साइज क्या है, बड़ा है, वो तो जो कैपिलरीज के जो स्लिट्स हैं वहां से वो नहीं निकल सकते, तो वो क्या करेंगे, फ्लूइड के छन्ने को रोकेंगे, उसको अपोज करेंगे। तो जो ब्लड में जो कोलॉइडल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी वजह से ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगाया जाता है इस ब्लड में, ब्लड को ऊपर की तरफ पुश किया जाता है। ठीक है ना? तो उसको अपन बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड में जो कोलॉइडल मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, उसकी वजह से ऊपर की तरफ एक प्रेशर लगता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। ठीक है ना? जिसकी वैल्यू होती है 30 mm ऑफ एच जी के अप्रॉक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये प्रोटीन और के मॉलिक्यूल बताए गए हैं और ऊपर की तरफ डायरेक्शन में एरो कर दिया है। ठीक है ना? ये ऊपर की डायरेक्शन में एरो कर दिया ताकि पता रहे कि इन मॉलिक्यूल्स की वजह से, कॉलोइडल पार्टिकल्स की वजह से ये ब्लड को छन्ने से रोक रहे हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट आता है जो ब्लड आता है उसका जो पार्ट फिल्ट्रेट, जिसको अपन बोलते हैं, जो पार्ट फिल्टर हो जाता है उसको अपन फिल्ट्रेट बोलते हैं। वो क्या होता है, बोमन कैप्सूल के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। बोमन कैप्सूल का एक कप है ना, इसके अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया, और आपको पता होगा जो फिल्ट्रेट वो खुद लिक्विड है, फ्लूइड है, तो वो खुद क्या करता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जनरेट करता है। तो जो ब्लड ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना, और जो नीचे का फ्लूइड है, वो नीचे का फ्लूइड ऊपर वाले को अपोज करेगा। ठीक है ना? तो जो बोमन कैप्सूल के अंदर जो पार्ट ब्लड का छन गया है, जिसको अपन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलते हैं, GF या फिल्ट्रेट बोलते हैं, वो फर्दर ब्लड के छन्ने को रोकेगा, इसलिए उसको अपन बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड है, ठीक है ना, बोमन कैप्सूल के अंदर, उससे रिलेटेड ये टर्म है कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और इसका अमाउंट कितना होता है 20 mm ऑफ एच। तो यहाँ पे GHP जो है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, वो नीचे की तरफ लग रहा है, जबकि दो प्रेशर यानी BCOP और CHP ये ऊपर की तरफ लग रहा है। तो नेट प्रेशर कितना होगा और किस डायरेक्शन होगा कि ब्लड फिल्टर हो जाए? तो यहाँ पे एक छोटी सी मैंने ये इक्वेशन लिख दी है कि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर EFP इक्वल्स टू GHP, क्योंकि GHP का अमाउंट क्या ज़्यादा है 70 mm, और उसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। ठीक है, माइनस ब्रैकेट में BCOP उसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, प्लस CHP उसकी भी डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और उसकी डायरेक्शन क्या है, रिवर्स है, तो वो इसमें से सब्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो GHP की वैल्यू रख दी 70 mm है जी, और बाकी इन दोनों को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर अपने पास कितना है, 20 mm ऑफ Hg। तो ये 20 mm ऑफ Hg प्रेशर की वजह से ही ये जो ब्लड आता है
वो इस ग्लोमेरुलर और ये बॉमन कैप्सूल का जो ये एपरेटस बनता है वहां पे बनता है। समझ आ गई? ये वो इफेक्टिव प्रेशर है जो मेन ब्लड को छान करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में कन्वर्ट करता है। क्लियर? अच्छा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के बारे में बताया था कि जो जीएफ होता है वो डी प्रोटीनाइज प्लाज्मा पार्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन मॉलिक्यूल बड़े होते हैं वो छनते नहीं है, वो वापस से निकल जाते हैं इफरेंट आर्टीरियल से। क्लियर? तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है और इसका कंपोजिशन वही होता है जो प्लाज्मा वाला कंपोजिशन होता है। ठीक है ना? मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्लड में ऊपर ही रह जाते हैं और जो माइक्रो मॉलिक्यूल हैं जो स्लिट्स को पार करके आ सकते हैं, छलनी को पार करके आ सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। अब इसको आप पता है किसकी तरह कंपेयर कर सकते हो? जैसे चाय छानते हैं ना अपन, तो चाय की जो छलनी होती है उस छलनी के पोर साइज होते हैं, है ना? अब उस पोर साइज से छोटा यदि चाय के अंदर कोई पार्टिकल है तो वो छन करके कप में आ जाता है ना? तो जब कप में जो चीज़ आ रही है छनी हुई चाय, उसको अपन क्या बोलते हैं? छनित या फिर छनित्र या फिर फिल्ट्रेट। ठीक है? और जो ऊपर की तरफ रह जाती है छलनी में, जो छन नहीं पाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक तरह कचरा होता है। लेकिन ये ब्लड है, ब्लड में कचरा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो जो सीव होती है, जो छलनी होती है, उससे बड़े पार्टिकल होते हैं। तो सेम टू सेम यही है, जब ब्लड छलने आता है तो इसमें जितने पोर होते हैं, जितने स्लिट होते हैं, उससे बड़े डायमीटर के तो ऊपर ही रह जाते हैं और उससे छोटे डायमीटर के सब्सटेंस छन करके छनित्र में आ जाते हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अपन देखते हैं रीअब्जॉर्प्शन। लिखा हुआ है व्हेन फिल्ट्रेट पासेस थ्रू द ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर मतलब जो रीनल के वो पार्ट थे, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी, ठीक है ना, सीटी, उनमें ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, यूजफुल प्रोडक्ट लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, पोटेशियम आयन, है ना, और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर आर selectively reabsorbed into the blood capillaries and are transferred into the blood circulation। तो जो अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है, ठीक है ना, छन करके जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत सारे इसेंशियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ग्लूकोज होता है, अमाइनो एसिड्स होते हैं, सोडियम, क्लोराइड, पोटेशियम आयन होते हैं, वाटर भी होता है ना? तो उनको वापस से रीअब्जॉर्ब करने की रिक्वायरमेंट होती है, उनको फिर रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है? नेक्स्ट लिखा है, अच्छा, रीअब्सॉर्ब करके इसको फिर ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है, ब्लड सर्कुलेशन में फिर वापस से वो छनने के लिए आता है। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। अच्छा, इसमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बाहर निकलता जाता है। तो इस तरीके की एक साइक्लिक प्रोसेस बनती रहती है। ब्लड आता है, किडनी के अंदर जाता है, वहाँ से छनता है, छनने के बाद में रीअब्जॉर्ब होता है, जो वापस से ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है और उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू। और इस तरीके से ब्लड जो है वो बार बार किडनी के थ्रू फिल्टर होता रहता है। क्लियर? देन उसके बाद में नेक्स्ट लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ वाटर रीअब्सॉर्ब डिपेंड ऑन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी एंड ऑन हाउ मच ऑफ डिजॉल्व वेस्ट इन इज प्रेजेंट टू बी एक्सक्रीटेड। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि अपना यूरिन का वॉल्यूम जो है वो कभी कम होता है और कभी ज़्यादा होता है ना? तो वो कैसे कम ज़्यादा होता है? वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल कितना है। अपनी बॉडी में जो फ्लूइड लेवल होता है वो फिक्स रहता है, मतलब एक मेंटेन कंडीशन में रहता है। यदि फ्लूइड जो है वो जो नॉर्मल लेवल है उससे ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी एक्सेस वाटर को यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। और यदि कम हो जाता है तो बॉडी अपने फ्लूइड लेवल को मेंटेन करने के लिए वाटर लॉस को रोकती है, तो यूरिन आउटपुट जो होता है वो कम होता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फ्लूइड लेवल मेंटेन रहेगा तो बॉडी का ऑस्मो रेगुलेशन बना रहेगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन रहेगा तो ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, तो बॉडी की स्टेट मेंटेन रहेगी। क्लियर? यानी बॉडी होम्योस्टैटिक कंडीशन के अंदर रहेगा। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अब कौन कौन से पार्ट से कौन कौन सी चीज़ अब्जॉर्ब होती है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एरिया में तो फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे तो फिल्ट्रेशन हो गया। और यहाँ से फिल्ट्रेशन के बाद में जो लिक्विड आया यहाँ पे, ये जो है ना रेड रेड डॉटेड में ट्यूब में बता रहा हूँ, इसको अपन ने क्या बोला? जी एफ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है?
अब इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर बहुत से एसेंशियल मॉलिक्यूल्स हैं। तो कौन कौन से, तो ये पार्ट कौन सा है, ये पीसीटी वाला पार्ट है। तो पीसीटी वाले पार्ट से कौन कौन सी चीजें छनती है, देखो ग्लूकोज छन जाता है, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, विटामिन सी, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अमाइनो एसिड, वाटर, ये जो एसेंशियल होते हैं ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, और इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें एटीपी यूज आती है। एटीपी आपको पता है ना, एनर्जी करेंसी होती है बॉडी की। तो इस एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस के अंदर एटीपी यूज आती है। ठीक है, एटीपी यूज आती है, तो ये प्रोसेस कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एक्टिव प्रोसेस, जिसमें एटीपी यूज आती है। एब्जॉर्प्शन जो पीसीटी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वो एक्टिव प्रोसेस होता है। क्लियर। आपने एक चीज सुनी होगी, जो एक नॉर्मल ह्यूमन होता है उसके यूरिन के अंदर बिल्कुल भी ग्लूकोज नहीं निकलता है। ठीक है ना, यानी ग्लूकोज 100% क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। यदि ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है कि यूरिन के अंदर थोड़ा भी ग्लूकोज आ रहा है, तो वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। और ऐसी कंडीशन नॉर्मली कहाँ पे देखने को मिलती है, डायबिटिक पेशेंट के अंदर। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज हो गया, विटामिन सी, यूरिक एसिड, और ये जो जितना इसेंशियल होता है उसमें तो कुछ तो होता है हाई थ्रेशोल्ड वाला जिनको 100% एब्जॉर्ब किया जाता है, जैसे ग्लूकोज है, और कुछ को बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे विटामिन सी वगैरह हो गए, तो उनको बॉडी जितना रखना होती है रखती है, बाकी यूरिन के साथ में ये निकलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो पीसीटी में एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है और ये सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। देन आप याद कैसे करोगे, आपको मतलब इतना याद कैसे रख सकते हो, तो एक ट्रिक मैं आपको बता सकता हूँ पीसीटी के लिए, कि पीसीटी में एब्जॉर्प्शन के लिए कौन कौन सी जरूरी होती है, मतलब कौन कौन से मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। तो उसके लिए आप ट्रिक याद रखो, जनक वुल्ला। ठीक है ना, जनक वुल्ला, ऐसे आप ट्रिक याद रखो। जी से ग्लूकोज, ठीक है, Na से सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, विटामिन सी, यूरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एंड सम अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, जो इसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए। इस तरीके से आप जनक वुल्ला ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। देन उसके बाद में पीसीटी कंटिन्यू करता है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। तो ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के बारे में मैंने बताया था कि इसकी वॉल क्या होती है, थिन होती है। तो ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम और क्लोराइड आयन जो है वो नहीं निकल सकते। तो यहाँ पे वाटर तो इस वॉल को क्रॉस कर सकता है, लेकिन जो सोडियम आयन है या क्लोराइड आयन है, ठीक है ना, वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। लेकिन इसी का जस्ट उल्टा अपने को असेंडिंग लिम्ब में देखने को पड़ता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले थोड़ा थिक होता है, तो उसकी परमिएबिलिटी आयंस के लिए बढ़ जाती है और वाटर के लिए घट जाती है। तो यहाँ से वाटर नहीं निकलता, लेकिन आयंस यहाँ पे एब्जॉर्ब हो सकते हैं। फिर डीसीटी पे आते हैं, तो डीसीटी में फिर यहाँ पे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको एल्डोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। उसके इन्फ्लुएंस में, अच्छा, एल्डोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइड में, एल्डोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो सोडियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। सोडियम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्लियर, तो सोडियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। और ये एल्डोस्टेरोन कहाँ पे एक्ट करता है, ये जो डीसीटी होती है उस पे साइट होती है उसकी, उस पे जाकर के ये क्या करता है, एक्ट करता है और ट्रिगर करता है सोडियम रिटेंशन को। ठीक है ना, तो जो फिल्ट्रेट आया उसमें जो सोडियम है वो एब्जॉर्ब हो जाता है डीसीटी के अंदर। तो एल्डोस्टेरोन की जो साइट होती है, एक्टिंग साइट जो होती है, एक्टिंग साइट, वो डीसीटी पे होती है। कहाँ पे होती है, डीसीटी पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे सोडियम एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो थोड़ा बहुत अमाउंट में वाटर भी एब्जॉर्ब हो जाता है। क्लियर। देन लास्ट में ग्लोमेरुलर फिल्टर का वो पार्ट जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है। ठीक है ना, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आ जाता है।
जैसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट छन करके और एब्जॉर्ब हो करके सीटी के अंदर आता है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के अंदर आता है, तो उस कंडीशन में उसको क्या बोल देते हैं, यूरिन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, यूरिन। अब ये यूरिन हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जितना ग्लोमेरुलर फिल्टर छन करके आता है उसका 4 टाइम कंसंट्रेट होकर के वो यूरिन के फॉर्म में निकलता है। यानी उसका इतना रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है कि जो एंटर करता है उससे 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स मोर कंसंट्रेट हो जाता है, बाकी का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। तो यूरिन हमेशा कंसंट्रेट फॉर्म में निकलता है जनरल कंडीशन। वो बात अलग है, बॉडी में फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है तो यूरिन जो है उसकी कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा हो सकती है। ये तो ये चीज़ है। तो इस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये जो वाटर, सोडियम और इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है उसमें आप हायर क्लासेस के अंदर पढ़ते हो, आपकी क्लासेस में ये नहीं है, लेकिन हायर 11th वगैरह क्लास में जाते हो तो वहाँ पे एक काउंटर करंट मैकेनिज्म चलती है। काउंटर करंट मैकेनिज्म, ठीक है ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, काउंटर करंट मैकेनिज्म, जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है, वासा रेक्टा, ठीक है। उसकी हेल्प से क्या होता है, ये एब्जॉर्प्शन होता है और ऑस्मोलरिटी बनी रहती है आयंस और वाटर की, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप जैसे ही 11th में एंटर करते हो तो ये मैकेनिज्म आपके आती है। तो जब वो आती है तो वो उस समय देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रीअब्जॉर्प्शन कौन कौन से पार्ट से क्या क्या होता है वो यहाँ पे मैंने बता दिया। नेक्स्ट अपन देखते हैं सिक्रीशन। तो सिक्रीशन क्या होता है कि आपको पता है कि अपनी जो किडनी है वो अपने ब्लड की पीएच को मेंटेन करती है, ठीक है। तो अपन ने बहुत सी चीज़ों को एब्जॉर्ब करवा दिया, बहुत से आयन को एब्जॉर्ब करवा दिया, बहुत से वाटर जो था उसको एब्जॉर्ब करवा दिया। तो आयंस और वाटर जब एब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है ना, तो नो डाउट जब वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पीएच को क्या करेंगे, या बॉडी की ऑस्मोलरिटी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। और बॉडी की ऑस्मोलरिटी चेंज होगी तो बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट आ सकते हैं। तो उस ऑस्मोलरिटी को किसी अदर आयंस, क्योंकि यदि सोडियम एब्जॉर्ब हुआ है तो उसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि अपने को पीएच मेंटेन रखनी है ना, उसके लिए अपने को उसी वैलेंसी का आयन क्या करना पड़ेगा, सिक्रीट करना पड़ेगा, ताकि मेंटेन रहे बॉडी की जो पीएच है वो मेंटेन रहे, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, कुछ आयंस को, ठीक है ना, और कुछ सब्सटेंसेस को बॉडी क्या करती है, सिक्रीट भी करती है। तो उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं सिक्रेशन। तो लिखा हुआ है, एज द फिल्टर ट्रेवल्स थ्रू द नेफ्रॉन, ट्यूबुलर सेल्स एक्सक्रीट सब्सटेंस लाइक द हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, ठीक है ना, इनटू द फिल्ट्रेट यानी यूरिन, क्योंकि अब वो यूरिन जो फिल्ट्रेट होता है जब सीटी के अंदर आता है वो यूरिन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके लिए टू मेंटेन द पीएच एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द ब्लड। तो यदि सोडियम एब्जॉर्ब होगा, यदि सोडियम एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, तो पोटेशियम क्या होगा, पोटेशियम सिक्रीट होगा। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से सोडियम पोटेशियम आयन का बैलेंस रहता है ताकि पीएच मेंटेन रहे, बॉडी की ऑस्मोलरिटी, ठीक है। कुछ ड्रग होती है जो अपन लेते हैं, ठीक है, और देन उसका जितना मेटाबॉलिज्म होना होता था अपने लीवर वगैरह में हो जाता है। देन उसके बाद में वो ड्रग जो होती है यूरिन के अंदर सिक्रीट कर दी जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कोई अपन मेडिसिनल थेरेपी लेते हैं तो यूरिन के अंदर चेंजेस आने लगते हैं, चाहे उसकी स्मेल हो, चाहे उसका कंपोजिशन, उसका जो कंसिस्टेंसी हो, जो भी है उसमें थोड़ा चेंजेस आने लगता है उसके कलर में। वो क्यों होता है, क्योंकि वो ड्रग क्या होती है यूरिन के अंदर एक्सक्रीट आउट की जाती है, सिक्रीट की जाती है। क्लियर। तो ये कुछ सब्सटेंस थे जो सीक्रेट हो रहे थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिचुरेशन। मिचुरेशन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो यूँ कह सकते हैं यूरिनेशन वाली जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं मिचुरेशन। तो लिखा हुआ है, ऑल नेफ्रॉन्स ओपन इनटू कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स which open into collecting ducts which further leads into renal pelvis, ठीक है। ये अपने किडनी वाले में देखा था, कलेक्टिंग डक्ट्स आपस में मिलकर के कॉमन डक्ट में खुल रही थी और वो कॉमन डक्ट आगे चल करके रीनल पेल्विस में कन्वर्ट हो रही थी।
देन उसके बाद में यूरिन पासेस फ्रॉम द रीनल पेल्विस इनटू द यूरेटर, ठीक है, ईच किडनी से ईच यूरेटर निकलती है, पता है आपको, विच टेक्स इट टू द यूरिनरी ब्लैडर and leaves the bladder during urination via the membranous duct called the urethra। तो एक सीक्वेंस बन जाता है, ठीक है, नेफ्रॉन से सीटी यानी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स से फिर वो आपस में मिलकर के रीनल पेल्विस से फिर यूरेटर, और यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर यूरिनेशन वाली प्रोसेस होती है। तो यूरिथ्रा से यूरिन जो है वो बाहर बॉडी को एग्जिट करता है, तो वो वाली प्रोसेस जो है वो मिच्योरेशन होती है। लिखा है यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra। तो क्या होता है, जब अपने यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वो धीरे धीरे करके अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता रहता है, और मैंने बताया था कि लगभग 400 to 700 ml यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी होती है यूरिन को रिटेन करने की। तो जैसे जैसे ब्लैडर फुल होता रहता है, स्ट्रेच होता रहता है, तो वहाँ पे नर्व्स प्रेजेंट होती है, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल होता है। जैसे ही वॉल स्ट्रेच होती है तो नर्वस सिस्टम को इम्पल्स जाता है कि भैया अब ब्लैडर मतलब भर गया है, अब यूरिनेशन वाली प्रोसेस यानी मैच्योरेशन वाली प्रोसेस करवा दो। तो उस तरीके से फिर क्या होता है, अर्ज होती है यूरिनेशन की, और देन अपन यूरिनेट करते हैं। तो ये लिखा है द ब्लैडर इज मस्कुलर एंड अंडर नर्वस कंट्रोल, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू द यूरिनेट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक चीज, एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपको पता है कि जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर है, शॉर्ट में इसको यूबी बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो इसमें स्ट्रेच होने की पावर होती है, ये स्ट्रेच हो जाता है। तो ये स्ट्रेच क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप की एपिथीलियम मिलती है, उसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है। और ये ट्रांजिशनल एपिथीलियम होते हैं, उसका कोई बेस नहीं होता, तो बेस नहीं होता तो ये क्या कर सकती है, एक्सपांड कर सकती है। तो आप ध्यान रखना कि यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेचिंग पावर किसकी वजह से होती है, उसके अंदर प्रेजेंट स्पेशल टाइप की एपिथीलियल सेल्स की वजह से, तो ट्रांजिशनल एपिथीलियम बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूरिन। यूरिन का कंपोजिशन कैसा होता है। तो यूरिन कैसा होता है, पेल येलो कलर का होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिसको अपन बोलते हैं यूरोक्रोम, ठीक है ना। यूरोक्रोम की वजह से यूरिन का कलर पेल येलो होता है। और ये पीएच कितनी होती है, अब देखो अलग अलग एनिमल के अंदर पीएच वेरी करती है, किसी के अंदर एल्कलिनिक होती है, किसी के अंदर एसिडिक होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो पीएच जनरली क्या होती है, एसिडिक होती है, ठीक है। वाटर कितना होता है, अच्छा अमाउंट भी दे रखा है 6 के आसपास, 6 से ज़्यादा होती है लगभग। और वाटर लगभग 96% वाटर होता है, 2.5% ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, और 1.5% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। तो ये हो गया कंपोजिशन। देन यूरिन कंटेन 2% यूरिया, यूरिया लगभग 2% के आसपास, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रिएटिनिन, अमोनिया, ऑक्जेलिक एसिड एंड फिनोलिक एसिड। तो ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जिसको जो बॉडी के अंदर यदि इकट्ठा हो जाए तो बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, तो नो टाइम टू टाइम बॉडी से बाहर निकालने की रिक्वायरमेंट होती है। और लास्ट लिखा है ऑन एन एवरेज एन अडल्ट प्रोड्यूस अबाउट 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, लगभग 1.5 लीटर, ठीक है ना, ये एक एवरेज है। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एवरेज अपन देखें तो लगभग 1.5 लीटर यूरिन क्या करते हैं अपन हर दिन यूरिनेट करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, एक नोट है, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये चीज़ पता चलेगी कि अपनी किडनी की कितनी खतरनाक एफिशिएंसी है। तो लिखा हुआ है नॉर्मली इन ए हेल्दी अडल्ट द इनिशियल फिल्ट्रेट इन द किडनी इज अबाउट 180 लीटर डेली। However, the volume of urine actually excreted out is only 1 to 2 liter per day because the remaining filtrate is reabsorbed in the kidney tubules। तो इस चीज को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो ये किडनी है, ठीक है, दोनों किडनी को मिला के, ठीक है, ये किडनी है, और ये अपना सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है।
सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब समझ रहे हो कि यहाँ पे जो भी ब्लड है वो आता आएगा, ठीक है ना, पूरा ब्लड, जो भी पूरा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड किडनी को आता है कि नहीं आता, ये ब्लड है फिल्ट्रेट होने के लिए या फिल्टर होने के लिए, क्लियर। और किडनी उसको फिल्टर करती है, ठीक है, और देन उसके बाद में वापस उसको फिल्टर करने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देती है। तो लगभग एक दिन की बात करता हूँ, 1 डे, ठीक है, पर डे की बात करता हूँ, पर डे लगभग दोनों किडनियों को मिला करके 180 लीटर ब्लड जो है वो सप्लाई होता है फिल्टर करने के लिए, ठीक है। और जो 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है उसमें से मात्र लगभग 1 से 2 लीटर, एवरेज यदि मैं निकालूं तो 1.5 लीटर ब्लड का जो पोर्शन है ना, या फिल्टर का जो पोर्शन है वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। बाकी 178 लीटर के अप्रॉक्स जो फिल्ट्रेट होता है वापस रीअब्जॉर्ब होकर के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर चला जाता है। तो कितनी खतरनाक फिल्ट्रेशन की और रीअब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी होती है किडनी की। आप एफिशिएंसी निकाल सकते हो, 180 ब्लड में से 178 लीटर जो ब्लड है वो फिल्टर होकर के रीअब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें से यानी 180 में से मात्र 1 से 2 लीटर, लगभग एवरेज मान ले तो 1.5 लीटर जो है पोर्शन वो यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। तो ये किडनी की एफिशिएंसी है, ये ध्यान रखना। पूरे दिन में दोनों किडनी मिलकर के अपने टोटल ब्लड को 180 लीटर जो ब्लड है उसको फिल्टर करती रहती है। अब आप कहोगे सर अपने बॉडी में 180 लीटर ब्लड होता है? नहीं, अपने बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो टोटल बॉडी वेट जो होता है, टोटल बॉडी वेट का 8% होता है, टोटल बॉडी वेट का 8%, क्लियर। तो लगभग 5-6 लीटर के आसपास अपन देख सकते हैं। तो ये है, तो ये जो 5-6 लीटर जो ब्लड होता है ना अपने टोटल बॉडी में वो बार बार रिपीट होता रहता है, और दोनों किडनी मिलकर के पूरे दिन के अंदर 180 लीटर ब्लड को छान देती है, 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। उसमें से जो यूरिन निकलता है वो लगभग 1 to 2 लीटर के अप्रोक्स निकलता है। तो ये एफिशिएंसी है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। अब एक टॉपिक आता है रीनल फेल्योर का। कभी कभी होता है ना किडनी फेल हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या क्या होता है, तो वो कुछ जानकारी है, छोटा सा पॉइंट है। किडनीज आर इंपॉर्टेंट एज दे रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यस पता है। रीनल और किडनी फेल्योर इज नॉट कॉमन बट समटाइम इन्फेक्शंस, इंजरी, एल्कोहलिज्म, है ना, एंड रेस्ट्रिक्टेड ब्लड सप्लाई रिजल्ट इन किडनी डैमेज और माल फंक्शन। इन सच केस मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया इंक्रीज इन द ब्लड। तो उस केस के अंदर जब किडनी खराब हो जाती है तो किडनी तो फिल्टर करती है ब्लड को, यदि वो खराब हो जाएगी तो ब्लड के अंदर यूरिया बढ़ती चली जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और धीरे धीरे वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो अपने थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाएगी। तो उस केस में यूरिया का अमाउंट जो है वो ब्लड में नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन को अपन बोलते हैं यूरीमिया, ठीक है। तो यूरीमिया इज एक्सेस ऑफ यूरिया इन द ब्लड। लास्ट लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि नॉर्मल यूरिया ब्लड के अंदर कितनी होती है, लिखा हुआ है 17 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो यूरिया का एक नॉर्मल अमाउंट है। इससे ज़्यादा जब कंडीशन होने लगती है तो यूरीमिया कंडीशन आ जाती है, जिसके साइड इफेक्ट होने लग जाता है, क्योंकि जो यूरिया है वो क्या है, टॉक्सिक होती है। नेक्स्ट, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो इस प्रॉब्लम को अपन दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक तो है जो कि परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, जिसको अपन बोलते हैं हीमोडायलिसिस, ठीक है। ये बहुत फ्रिक्वेंटली वर्ड सुना होगा आपने, हीमोडायलिसिस या डायलिसिस वर्ड जो है होता है। तो हीमोडायलिसिस एक यूँ कह सकते हैं एक टेक्निक है, जिसमें आर्टिफिशियल किडनी की हेल्प से अपन क्या करते हैं, अपने बॉडी के ब्लड को फिल्टर करवाते हैं, ठीक है।
तो इसमें लिखा हुआ है, इन केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज. एन आर्टिफिशियल किडनी इज ए डिवाइस विच रिमूव्स नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस. क्लियर? Artificial kidney contains a number of tubules with a selective permeable lining suspended in a tank filled with a dialysing fluid. तो अभी मैं बताता हूँ ये कैसे वर्क करता है. तो ये आ गई अपनी डायलिसिंग मशीन या आर्टिफिशियल किडनी. तो क्या होता है, मान लो कोई पेशेंट आया जिसकी दोनों किडनी खराब है. अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, यदि एक किडनी खराब होती है ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है. तो दूसरी किडनी पे बंदा सर्वाइव कर सकता है, लेकिन दोनों ही किडनी फेल हो गई तो फिर प्रॉब्लम है. तो ब्लड के अंदर क्या होता है, यूरिया का अमाउंट बढ़ने लग जाता है, यूरिया की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है. तो फिर डॉक्टर उसको डायलिसिस रिकमेंड करता है. तो उसके अंदर क्या होता है कि अपनी जो हाथ की या पैर की जो आर्टरी होती है और वेन होती है, उसको आर्टिफिशियल किडनी के ट्यूब्यूल के साथ में कनेक्ट कर दिया जाता है. तो ये सिंपल सा एक फ्लो चार्ट में आपको बता देता हूँ क्या होता है. यहाँ पे कुछ एपरेटस थोड़ा सा मैं बता देता हूँ. ये जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, ये वाली मशीन, ये डायलाइजर है, ठीक है. ये जो कंटेनर आपको दिख रहा है, इसके अंदर डायलिसिंग जो डायलाइजर के लिए जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो शॉर्ट में मैं लिख दूँगा डीएफ. डीएफ और डायलिसिस करने के लिए जो फ्लूइड चाहिए वो इसके अंदर होता है, ठीक है. देन ये ट्यूब्यूल्स होती है और ये वॉल्व है, ये वॉल्व है, कंट्रोल करते हैं फ्लो को. तो क्या होता है कि अपनी हाथ की जो यहाँ पे आर्टरी और वेन है, जैसे हाथ में ब्रेकियल आर्टरी और ब्रेकियल वेन्स होती है, इसी तरीके से पैर जो अपना पैर होता है उसके अंदर फीमोरल आर्टरी और फीमोरल वेन होती है. तो ब्रेकियल आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है, ठीक है. उसको कंट्रोल करने के लिए वॉल होते हैं, और ब्लड कोगुलेट ना हो उसके लिए एंटी कोगुलेंट एजेंट उसके साथ में मिक्स कर देते हैं. अब ये जो ब्लड है इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है. नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है मतलब यूरिया वगैरह है. इसको अब डाला जाता है डायलाइजर के अंदर. अब डायलाइजर की बात सुनो, ये डायलाइजर क्या है इसको यहाँ से ध्यान से देखो. ये एक डब्बा होता है, देखो इस तरीके से, क्लियर. इस तरीके से एक डब्बा होता है. ये मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है. यहाँ से ब्लड आता है, क्लियर. और इसके अंदर क्या होती है, कॉइल्स होती है सेलोफान की, ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ, इस तरीके से कॉइल्स होती है बहुत, ठीक है. इस तरीके से कॉइल्स होती है, ये इस तरीके से कॉइल्स होती है. अब यहाँ पे तो ढंग से बना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो ये कॉइल्स है, ये राउंडेड कॉइल्स होती है. ये बनती है सेलोफान की, किसकी, सेलोफान. और सेलोफान क्या होती है, एक आर्टिफिशियली बनाई गई एक सेमी सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. तो सेलेक्टिव सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, क्लियर. यानी कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करवाती है, मतलब क्रॉस होने देती है, पास होने देती है, ठीक है. तो ये सेलोफॉन की ट्यूब होगी. अब इस सेलोफॉन ट्यूब के चारों तरफ क्या एक फ्लूइड होता है, ठीक है. उस फ्लूइड को अपन डायलाइजर फ्लूइड बोलते हैं या डायलिसिस फ्लूइड बोलते हैं. अब ये जो मशीन है वो डायलिसिस फ्लूइड रखती है. तो ये क्या करती है, पंप करती है डायलिसिस फ्लूइड को. तो ये देखो डायलिसिस फ्लूइड जा रहा है और यहाँ से ब्लड भी अंदर एंट्री कर रहा है. तो ब्लड जैसे ही एंट्री करता है तो सेलोफोन ट्यूब इसके चारों तरफ रहती है. ब्लड उस सेलोफोन ट्यूब के अंदर क्या करता है, फ्लो करता है. तो यहाँ से ऐसे फ्लो करता है इस सेलोफोन ट्यूब के अंदर ब्लड, क्लियर. और उसके चारों तरफ क्या होता है, डायलाइजर फ्लूइड होता है. तो ये डायलाइजर फ्लूइड हो गया. अब होता क्या है कि ये जो डायलाइजर फ्लूइड होता है इसका कंपोजिशन वैसा ही रखा जाता है जैसे ब्लड का कंपोजिशन होता है, ठीक है. यानी जैसे ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है उतनी ऑस्मोलरिटी इस डायलाइजिंग फ्लूइड की होती है. जितनी पीएच ब्लड की होती है उतनी पीएच इसी की होती है. जैसा कंपोजिशन ब्लड का होता है वैसा इसका कंपोजिशन सेट किया जाता है. लेकिन ब्लड के अंदर क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को नहीं रखा जाता, ठीक है. तो ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है उसके अंदर नाइट्रोजिनस वेस्ट नहीं होते.
तो जैसे ही यहाँ पे ब्लड इन सेलोफान ट्यूब्स के अंदर रन करता है तो वो डायलिसिंग फ्लूइड के कांटेक्ट में आता है, और आपको पता है कि जब दो फ्लूइड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट होते हैं तो वहाँ पे ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस लगती है। ठीक है, अब ये ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस नेचुरल भी हो सकती है और इंड्यूस भी हो सकती है, मशीन के थ्रू रेगुलेट भी हो सकती है, जिसको अपन डायलिसिस के अंदर रखते हैं। केमिस्ट्री में आप डायलिसिस पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में फ्लूइड को सेपरेट करना, वो डायलिसिस होता है। तो यहाँ पे वैसी कंडीशन भी जनरेट की जा सकती है। तो होगा क्या, जो डायलेजर होगा उसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होंगे, लेकिन ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की कंसंट्रेशन कहाँ पे ज़्यादा है, ब्लड में जाता है। तो वो ब्लड से निकल करके कहाँ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे डायलिजिंग फ्लूइड के अंदर। और इस डायलिजिंग फ्लूइड को बाद में वापस से रिकलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पे आप ग्रीन कलर से देख सकते हो कि जो डायलिजिंग फ्लूइड डायलिसिस होने के बाद में जिसमें नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट आ गया है ऑस्मोसिस के थ्रू, तो वो फिर यहाँ से वापस से लाया जाता है और इससे यूरिया को सेपरेट करके अलग कर दिया जाता है। और इस तरीके से ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है। मतलब फ्रेश डायलिजिंग फ्लूइड को डायलेजर के अंदर डाला जाता है, वहाँ पे वो प्रोसेस होती है डायलेशन की, तो डायलेजर की डायलेशन होता है मतलब, और देन उसके बाद में वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल दिए जाते हैं। और लास्ट में वापस से जो ब्लड है उसे एंटीकोगुलेंट निकाल करके वॉल की हेल्प से वापस से बॉडी की वेन्स के अंदर डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से बॉडी में से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है वो आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू रिमूव किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डायलिसिस। लिखा हुआ है दिस फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड। ऑस्मोटिक प्रेशर एकदम वैसा का वैसा होता है जैसे ब्लड का होता है, except that is devoid of nitrogenous waste. Okay? The patient of blood is passed through these tubes made up of selectively permeable membrane of cellophane, ये मैंने बता दिया, which is made up of cellulose, cellulose से मिलके बनती है। During this passage, the waste products from the blood pass into dialysing fluid by the diffusion. Diffusion या osmosis, क्योंकि osmosis एक special type का diffusion ही होता है। The purified blood is pumped back into the patient, and this is similar to the function of the kidney, but it is different since there is no reabsorption involved, क्योंकि इसके अंदर कोई reabsorption नहीं है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन वेस्ट को क्लियर किया जा रहा है। और दूसरा, तो पहला तो हो गया आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस वाली प्रोसेस, और दूसरा ऑप्शन होता है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी खराब हो जाती है दोनों, तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो है एक परमानेंट कह सकते हैं इलाज है। ठीक है, तो इसमें किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है। कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उसके लिए अपनी पहले बॉडी की इम्यूनिटी को कमज़ोर करना पड़ता है, वीक करना पड़ता है। नहीं तो वो जो अपन ऑर्गन लगा रहे हैं, जो टिश्यू अपन लगा रहे हैं, उसको फॉरेन पार्टिकल समझ करके उसको रिजेक्ट कर देगा। ठीक है, और उसके लिए अपन ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स या कॉर्टिकोइड्स के या स्टीरॉइड्स जो होते हैं उनको उनको इंजेक्ट किया जाता है बॉडी में, ताकि बॉडी की इम्यूनिटी को वीक किया जा सके। ठीक है, ताकि टिश्यू रिजेक्शन कम हो सके। क्लियर, उसके चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए जो जिसका भी कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे कुछ भी, ठीक है ना, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है। डॉक्टर उसको सलाह देता है कि आप जितना हो उतना घर पे रहो और हाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहो, क्योंकि उसको डिजीज होने का खतरा रहता है, उसका इम्यून सिस्टम वीक हो। तो ये सारा कुछ आपका सब कुछ जो था वो मैंने बता दिया। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।